मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स और इसके कुछ शेयर के बारे में, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल। अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में अगर ये सब सारे शेयर होंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो रेड ही होगा इसमें, क्योंकि काफ़ी दिनों से करेक्शन हो रहा है और अभी मेजर करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी आईटी में हो चुका है। बट उसके बाद बैड न्यूज़ ही आ रहे हैं इस पे। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि इसमें कुछ ऐसा दिखे जिससे कि ये जो भी बुल हो इस पे बेट लगाएं। और फिलहाल अभी ये करेक्शन मोड में ही है। बट फिर भी इन्फोसिस ने भी हाल फिलहाल में बाईबैक का अनाउंसमेंट किया था और उसका रिकॉर्ड डेट तो भी फाइनल नहीं हुआ है। बट ड्यू टू दैट बाईबैक उसमें कुछ अप ट्रेंड में आया था इन्फोसिस का शेयर, और जो पोर्टफोलियो थोड़ा बिल्कुल रेड में था वो थोड़ा ग्रीन हुआ था। बट तो उसके कुछ दिन में ही अभी जो H1B वीज़ा है उस पे जो ट्रम्प का एक्शन हुआ है, उसके बाद में और भी कई कुछ और भी रीजन इसके अलावा हुए हैं, जैसे जो भी आउटसोर्सिंग होते हैं आईटी सेक्टर के, जो भी काम यूएस से इंडिया आउटसोर्स होते हैं उस पे भी कुछ टैक्सेशन की बातें चल रही है। सो इन सब पे बात करेंगे। और फिलहाल अभी इन्फोसिस अभी हालांकि न्यूज़ में ज़्यादा है, रीजन है इसका बाईबैक। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है बाईबैक का फॉर 18,000 करोड़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जो बाईबैक का जो टेंडर बेस जो प्राइस है वो है 1800, और अभी फिलहाल ये 1500 पे चल रहा है। सो अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका आईटी इंडेक्स का क्या माहौल है, क्या संभावनाएं हैं, कैसा परफॉर्म कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं है। और मेजर जो हम डिस्कस करेंगे कि बाईबैक हमारे लिए कितना प्रॉफिट बना सकता है, और इसमें बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो चूंकि मैं भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी आईटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ह्यूज परसेंटेज है। दैट्स यूजुअली आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। बट फिलहाल मैंने अपना खुद नहीं कर रखा है। बट दैट्स ए आइडियल सिनारियो। सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। सो यहाँ पे हम बाईबैक पे बात करेंगे। बाईबैक पे अभी हम देखेंगे तो इसका जो अभी करंट प्राइस इन्फोसिस का चल रहा है दैट्स अराउंड 1500, और बाईबैक का जो ऑफर प्राइस पर शेयर हुआ है वो दैट इज द 1800। और इसमें मेरे अकॉर्डिंग बाईबैक बेनिफिशियल नहीं है। एंड फोटो देख के आप सबको पता चल गया होगा, क्रेडिट गोज टू निर्मला ताई। अगर एग्जाम्पल, अगर अभी आप देखोगे जो अभी अक्टूबर 2024 के बाद में जो बाईबैक के रूल हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। इन केस अगर आपने जस्ट फॉर द एग्जांपल आपने मान लो 5 इयर्स या 3 इयर्स बैक आपने इन्फोसिस का अगर परचेज किया होगा शेयर, और जस्ट एग्जांपल के लिए आप ले लो आपने 10 शेयर परचेज किया है एट प्राइस ऑफ 1500, और जो बाईबैक का ऑफर प्राइस है वो है 1800। तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 10 शेयर आप बाईबैक में डालते हो और आपका सारा शेयर एक्सेप्ट हो जाता है बाईबैक के लिए, तो आपको 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए। बट यहाँ पे यहाँ पे ट्रिक है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है टैक्सेशन का, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में स्लैब में आते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए लॉस होगा, डिस्पाइट ऑफ 19% और 20% वट एवर जितना प्रीमियम प्राइस आपको बाईबैक में मिल जाए। बट अल्टीमेटली वो आपको नुकसान ही होगा। कैसे होगा वो आपको अभी समझाते हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे जो परचेज प्राइस मैंने कंसिडर किया दैट इज 1500, बाईबैक का जो ऑफर प्राइस है वो है 1800। नंबर ऑफ शेयर आपने 10 परचेज कर रखे हो अपने आपके पोर्टफोलियो में है, और ये 10 शेयर को आप बाईबैक में सबमिट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे। और आपका, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका 10 आउट ऑफ 10 शेयर बाईबैक के लिए एक्सेप्ट हो जाता है। टोटल आपको बाईबैक में जो अमाउंट आपको मिलेगा दैट विल बी 18,000, और टोटल जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा दैट विल बी द 15,000। सो अगर ऐसे ओवरऑल देखें तो आपको 3000 का प्रॉफिट होगा। बट जो न्यू रूल आए हैं बाईबैक का, उसमें ये है कि जो बाईबैक का टोटल अमाउंट होगा वो आपका टोटल अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, बल्कि वो आपको डिविडेंड, एज ए डिविडेंड ट्रीट होगा। जैसे डिविडेंड में अगर आपको 3000 या 1000 का जो भी डिविडेंड मिलता है तो उसका जो टैक्सेशन जो होता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर टैक्स ब्रैकेट। अगर आप 30, अगर मेजर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो या मोर देन 50 लैक्स है तो उसका तो 30 से भी ज़्यादा जाता है। तो उस केस में मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, क्योंकि यूजुअली जो भी मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं अभी
और जो मेजर स्टैक होल्ड कर रखे हैं जिनकी पोर्टफोलियो अच्छी है, डेफिनेटली वो 30% टैक्स ब्रैकेट में होंगे ही नहीं, तो उससे नीचे में तो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई भी शेयर मार्केट में नहीं आता मैक्सिमम केस में। वो लोग एफडी वगैरह पे जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे बचाते हैं और वो पैसे को भी वो रिस्क पे नहीं डालेंगे। तो मेजर जो इसके इन्वेस्टर होते हैं वो 30%, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम का यही सीन है। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग करने लगे हैं, बट मैक्सिमम का 30% से ज़्यादा ही होता है। हालांकि यही एक रीजन है कि अगर वो एफडी में जाते हैं तो एफडी में उनको जो भी रिटर्न मिलेगा उसको हर साल उनको 30% उस पर पेमेंट करना पड़ेगा उनको, टैक्सेशन। सेम भी अगर यहाँ पे भी जो बायबैक में शेयर का जो भी अमाउंट होता है, तो यहाँ पे अगर आपने 15,000 का एक्विजिशन किया है और 18,000 में आपने शेयर सेल किया कंपनी को वापस, तो 18,000 आपका कंप्लीट टैक्स आपका एज ए 30% टैक्स ब्रैकेट में आपका होगा। देन अगर इस पे कंसीडर करोगे आप टैक्स, तो 18,000 का टैक्स 30%, दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 5,400। और आपने प्रॉफिट क्या एज्यूम करके रखा है 3,000 का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट आपको 2,400 का लॉस है। आफ्टर टैक्स आपको जो प्रॉफिट बनेगा दैट विल बी द -2,400। नाउ जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पे वो कंसीडर नहीं होगा, दैट विल बी योर कैपिटल लॉस। मीन्स जो भी पैसा आपको इन्फोसिस पेमेंट करेगा आपके शेयर के बदले, वो आपका एज ए डिविडेंड होगा, इंक्लूडिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल। और जो आपका रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको कैपिटल लॉस में होगा। तो अगर आपको कैपिटल, अगर किसी और शेयर में आपको नुकसान हो रहा है, या फिर आप अगर आपने जस्ट एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का परचेज किया या फिर 15,000 का परचेज किया, आपको 15,000 या 1 लाख का अगर नुकसान है, तब तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहां पे आप कर सकते हो, नहीं तो आप मैनेज कर सकते हो। और एल्स, या आपको अगर आपका कोई नुकसान नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, देन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट जो आपका टैक्सेशन टैक्स जो होगा वो 30% पे होगा, और आपको 2,400 आपको अपने पैकेट से देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन जो कंपनी आपको डिविडेंड का पैसा देगा उसका टीडीएस भी कटेगा। तो जो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा आपको 1,800 पर शेयर नहीं मिलने वाला, उसमें भी टीडीएस कटेगा, और वो आपके इनकम टैक्स में आपके पैन के अगेंस्ट में सबमिट होगा एज ए टीडीएस फ्रॉम द कंपनी। और उसका रिफंड अगर बनेगा तो आप ले सकते हो, वो जो आपको मिलेगा 1 से 1.5 साल बाद। तो ये टैक्सेशन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या लॉजिक है क्या नहीं है। तो सीधे सीधे यही है कि भाई घर में घुस जाओ और जितने पैसे निकाल दो, बाहर दे दो, बस वही हाल है टैक्सेशन का। इस यहाँ पे कोई मतलब बाईबैक का, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए तो कोई मतलब नहीं रहा, कोई सेंस नहीं बना। आप रिस्क लो, आपका नुकसान होगा, बाईबैक में भी जाओगे तो भी आपका नुकसान है। तो मैं तो बाईबैक में नहीं देने वाला। अगर कोई सजेस्ट आपको कर रहा है बाईबैक में आपको प्रॉफिट होगा, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप 0% आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर में हो, आपका जीरो इनकम है, या फिर आपका इनकम जो है <12 लाख है, मीन्स आप पे कोई टैक्स नगर नहीं बनता है, उस केस में आपके लिए प्रॉफिट है। उस केस में आप बाईबैक से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उस केस में आपका जो टैक्स होगा वो टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका स्लैब रेट ही अगर 0% है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप जाओ बाईबैक करो, बाईबैक में अपना शेयर सबमिट करो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, 20%, 25%, 20% में हो, तो एज पर मेरा अंडरस्टैंडिंग इससे कोई खास बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। मे बी आपको नुकसान भी हो जाए और फालतू का सर दर्द होगा, सो अलग टैक्स कैलकुलेशन में। सो ये हुआ बाईबैक का। हाँ, क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा, ये प्रॉफिट अगर आपके लिए है या प्रॉफिट आपको निर्मला ताई को होगा, सो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हो। थोड़ा रिसर्च आप खुद भी कर लो। अब बात करेंगे करंट प्रॉब्लम का। आईटी में अभी मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज ड्यू टू इंडिया एंड यूएस टेंशन। जस्ट लाइक एज ए ट्रेड वॉर ही चल रहा है अभी फिलहाल। पहले यूएस में जो ट्रम्प है, मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, द फ्रेंड ऑफ मोदी, तो उसके ट्रम्प के जितने भी एक्शन इंडिया के अगेंस्ट आ रहे हैं, उससे पहले तो आईटी इंडेक्स बचा हुआ था फिलहाल, स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो भी थे प्रोडक्ट पे ही ले। बट अब वो सर्विस पे भी आ गया है, और जो मेन टारगेट पे अभी सर्विस इंडस्ट्री में है दैट इज द H1B वीजा। सो
मेजॉरिटी ऑफ एच वन बी वीजा के जो भी होल्डर हैं, दैट इज दोज पीपल आर फ्रॉम इंडिया ओनली, मोर देन 70%। और उस पे अब $1 लाख का फी लग गया है, एडिशनल फी, जो जो कॉस्ट जो हो गया। हालांकि ये जो कि एग्जिस्टिंग जो भी होल्डर है उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो भी न्यू होल्डर है उन पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। बट फिर भी अगर आप जो इंडिया से जो भी यूएस जाते हैं उनकी जो सैलरी है, जो सीटीसी ऑफर किया जाता है यूएस की कंपनी के द्वारा, वो 1 लाख या $1,50,000 के अराउंड ही होते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आईएनआर के टर्म में अगर आप देखोगे तो 1 करोड़, 1.5 करोड़ समथिंग, इतना ही होता है। अब उसमें भी अगर आपको 1 करोड़, अगर आप, हालांकि ये वन टाइम है, बट वन टाइम में भी अगर इतना आपको देना पड़ रहा है तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, आप खुद देख लो कि कंपनी आपको क्यों हायर करेगी और आप क्यों ही जाओगे। तो वो जस्ट एज ए ब्लॉकर क्रिएट किया गया है इसमें कि हाँ, वहाँ भी अगर यूएस का भी अगर आप देखोगे तो अभी काफ़ी टाइम से वहाँ की भी इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो मे बी ये भी एक रीज़न है। और जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट अपने खुद के पब्लिक के लिए काम करेगा। और ट्रम्प का चूंकि जो भी हल इधर एक्शन लिया गया है, जो भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसमें यू टर्न के लिए ट्रम्प लेते ही हैं यूजुअली। अगर टैरिफ में भी देखोगे तो वही ऑलमोस्ट सीन है। हालांकि इंडिया पे तो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है। बट आईटी सेक्टर में ये कोई पहला बार ऐसा नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है। आईटी इंडस्ट्री काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में सस्टेन कर रहा है। एंड ऐसे ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम ये ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री फेस कर रखा है। अगर आप 2008 में, अगर 2008 में देखोगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। उस टाइम जो करेक्शन हुआ था 30 to 50% हुआ था। और उसकी जो रिकवरी टाइम लगी थी, दैट वाज अराउंड 2 इयर्स, ऑलमोस्ट 2 साल। 2010 में ये कम्प्लीटली रिकवर हुआ था। सेम वे 2013 में भी हुआ था। आईएनआर वोलेटिलिटी, यूएस टेपर्ड वीक ग्लोबल डिमांड, उसमें भी 15% से 20% करेक्शन हुआ था, और जिसको रिकवर करने में ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स लग गए थे। सेम वे 2016 में भी हुआ था। ये वीजा का कंसर्न उस टाइम भी हुआ था, 2016 में भी हुआ था। उस टाइम भी 10 to 15% का करेक्शन हुआ था, जो कि 6 मंथ में रिकवर कर गया था। 2020 में जो कोविड 19 का जो इनिशियल पैनिक था, उसमें भी 25% से 35% तक करेक्ट हुआ था, जिसको रिकवर करने में अराउंड 9 मंथ्स लग गए थे। और 2022-2023 में जो यूक्रेन रसिया चला, उसके बाद काफ़ी बैक टू बैक काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। और इसमें अगर आप ये भी आप देखोगे तो अभी मैक्सिमम जो शेयर हैं आईटी इंडस्ट्री के, वो 20 to 50% तक करेक्ट हो गए हैं। और ये भी चल रहा है। अगर हालांकि इस पिछले 1 सालों में अगर देखेंगे तो थोड़ी बहुत रिकवरी तो हुई है। बट अगेन ड्यू टू नेगेटिव न्यूज़, ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो काफ़ी वोलाटाइल है, एंड अप्स एंड डाउन्स हो ही रहे हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अगर इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को, हालांकि ये किसी एक कंट्री का डोमेस्टिक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, दैट्स इंटरनेशनल ट्रेड ही है ऑलमोस्ट सर्विस। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये पहले भी हुई हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी लंबे टाइम से सस्टेन कर रखा है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। अगर आप टीसीएस का देख लोगे, टीसीएस हो गया, उसके बाद फिर विप्रो, इन्फोसिस हो गया, इन सारी कंपनियां ऑलरेडी पहले से झेल रखी हैं। और जो भी यूएस बेस्ड जो भी कंपनी है, फॉन्ग कंपनी, दैट लाइक मेटा का बात कर लो, आप गूगल की बात कर लो, आप अमेजोन की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात कर लो, मैक्सिमम इंडियन आईटी ही उसमें आईटी इंडियन आईटी वर्कर ही काम कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है। इवन एसेंचर की बात कर लो, एसेंचर भी काफ़ी बड़ी कंपनी जो कि इंडिया की नहीं है, कॉग्निजेंट इंडिया की नहीं है, बट ये सारे लोग मैक्सिमम इनके जो एम्प्लॉई हैं वो इंडियन हैं, जो इंडिया में। और इनके जितने भी मैक्सिमम जो इनके डेवलपमेंट सेंटर हैं वो इंडिया में ही हैं। और फिलहाल अभी तो जो यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं वो इंडिया में अपना जीसीसी सेंटर बना रही है, डेवलपमेंट सेंटर फॉर द टेक सपोर्ट। अब ट्रम्प ने ये डिसीजन सोच समझ के लिया है, या ऐसे ही जो मन में आया सोए, जो आइडिया आया अगले दिन इम्प्लीमेंट हो गया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या क्या भी उसका इम्पैक्ट होगा यूएस इकोनॉमी पे, क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी की तो खैर ट्रम्प क्यों ही सोचेगा, बट यूएस में क्या इम्पैक्ट आएगा वो आई डोंट नो कि वो उसने सोचा है या नहीं। हो सकता है अगर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए, या फिर अगर कंपनियां इसको अपोज करना स्टार्ट कर दें, तो फिर उस केस में ये पीछे भी हो सकता है। हालांकि इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया में जितने भी हम लोग बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं कि भाई इंडियन आईटी का बहुत दबदबा है, और जितने भी फॉर्म कंपनी भी अगर आप देख लो बड़ी कंपनी में, जैसे आईबीएम के जो सीईओ हो गए, उसके बाद सत्य नडेला हो गया, फिर उसके बाद
सुंदर पिचई हो गए, ये सारे जो इंडियन ही है, इंडियन नाम के ही हैं, ये सारे लोगों के पास में जो सिटीजनशिप है वो यूएस का ही है, ये दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, बट ये दे आर born in India, but they are the citizen of US. Even these people haven't raised any concern over it. So ये भी एक मेजर कंसर्न है। हालांकि मे बी अगर हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि पहले भी हुआ है, तो मे बी वो भी जानते, उन लोग को ये मालूम है कि ये सब चीजें होती रहती हैं, इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल इशू। सो एक आते हैं, इस प्रॉब्लम और रिजॉल्व हो जाते हैं। हालांकि इस बार का जो मेजर करेक्शन है, मेजर करेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं, रिकवरी भी है, आई डोंट नो कि ये और करेक्ट होगा या फिर यहाँ से रिकवरी होगा। बट जो एस्टिमेटेड रिकवरी टाइम जो है इस बार देखा जा रहा है, काफ़ी उसके फैक्टर भी हैं, जैसे यूएस एंड यूरोपियन टैक्स स्पेंडिंग, सो वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव वन। इंटरेस्ट रेट कट अभी हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में यूएस में इंटरेस्ट कट भी हुआ है, और उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि और भी इंटरेस्ट कट आएंगे यूएस मार्केट में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। एआई ऑटोमेशन डिस्ट्रीब्यूटर, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है, बट मुझे और क्योंकि एआई से ये क्या देखा जा रहा है कि माइट बी they can implement the AI, and that's going to like responsible for the resource cut, like whatever the work they are taking from the human resource, that they can use the AI instead of that. सो ये एक मेजर रिस्पॉन्स ये है, बट ये अभी भी फिलहाल इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है एआई कम्प्लीटली। अभी ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन कैपिटल को कंप्लीट, ह्यूमन रिसोर्स को कम्प्लीटली मूव कर दो और उसके जगह एआई इम्प्लीमेंट कर दो, ऐसा नहीं है, बट हाँ ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है। सो ये अनसर्टेन है, और एक पॉइंट है, बट टैलेंट कॉस्ट और एट्रिशन रेट देखो तो वो भी काफ़ी स्टेबल है। अभी 2025 का देखो तो एट्रिशन रेट भी काफ़ी इजी हुआ है, स्टेबल हुआ है, सो वो भी एक पॉजिटिव है। और डील पाइपलाइन डेफिनेटली, अगर इंटरेस्ट रेट कट है और टेक स्पेंडिंग अगर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली डील पाइपलाइन और ऑर्डर बुक तो इम्प्रूव होने होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो इसके इस एक्सपर्ट का जो एस्टिमेटेड एस्टिमेशन है कि कब रिकवर करेगा, सो अगर देखें तो जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टेनली का है कि 2025, एंड ऑफ द 2025 और मे बी मिड 2026, और नोमुरा एंड कोटक सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग मिड 2026 से पहले ये रिजॉल्व हो जाएगा। और नैसकॉम जो इंडस्ट्री व्यू जो नैसकॉम का है, दैट्स ए ग्रेजुअली ये इम्प्रूव होना चाहिए 2026, और मे बी फुल मोमेंटम में जो ये आएगा दैट विल बी इन द 2027। तो ये है एक्सपर्ट एस्टिमेट, और एस्टिमेटेड रिकवरी टाइम, इसके क्या फैक्टर हैं। फिलहाल अभी तो ये डाउन ही जा रहा है। और एक बात है कि हालांकि पिछले कुछ सालों से जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग जो H1B वीजा है उस पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर रहे हैं। चाहे विप्रो का भी सेम सिचुएशन है, विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, इन सब का वही हाल है। ये दे हैव स्टार्टेड हायरिंग इन द यूएस इटसेल्फ, काफी लॉन्ग टाइम से चल भी रहा है। नाउ अभी का टाइम में काफी वो ट्रेंड काफी कम हो गया है कि जिसमें ये जितनी भी लार्ज कंपनियां हैं ये यूएस किसी को भी H1B वीजा अप्लाई करवा करके भेज रहे हैं, दैट्स वेरी लेस, बहुत कम है। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे डाइवर्सिटी इन टेक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइट जो अगर वाइट पीपल 64% वो हैं, एशियन 21% है। सो मेजर ये एशियन है और वाइट पीपल है, तो वाइट पीपल ऑलरेडी 64% है, एशियन 21% है। तो ये 21% का उनके पास क्या सब्स्टिट्यूट है, वो कैसे मैनेज करेंगे अगर ट्रम्प ने इतना अग्रेसिवली, अगर ये सारे जो भी H1B वीजा के जो फी हैं वो, या फिर जो 25% टैक्स बताया जा रहा है कि वो भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, द बिल इज गोइंग ऑन टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। सो उसमें भी ये केस है कि 25% टैक्स उनको देना होगा जो भी वर्क वो आउटसोर्स करेंगे आउट ऑफ यूएस। सो उसमें 25% का टैक्सेशन है, तो उसको कंपनियां कैसे हैंडल कर पाएंगी, हैंडल कर पाएंगे भी नहीं। सो ये भी फ्यूचर में ही बता चल सकता है। और इन्फोसिस का अगर आप देखोगे तो 1500 पे ट्रेड कर रहा है, और आईटी इंडस्ट्री का जो अभी पी है अराउंड 18 to 24 के अराउंड ही है मैक्सिमम कंपनी का। जैसे विप्रो का 18 to 19 है पी है, इन्फोसिस का 22 अराउंड है, एंड टीसीएस का भी वही 22-23 के आसपास में है। सो ये टीसीएस अभी 3000 पे का ट्रेड कर रहा है, विप्रो 250 पे ट्रेड कर रहा है। और आईटी इंडेक्स अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से देख लो आप, ऑल टाइम हाई अराउंड
फोर्टी सिक्स 45 के अराउंड था, और अभी ये करेक्ट होकर के अराउंड 35,500 के अराउंड है। सो अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसमें क्या रिकवरी आएगी, या आती है, या फिर सेम एक जोन में ट्रेड करता है, स्टेबल जो लाइन है, या फिर प्रॉफिट अगर कंपनियों के इंक्रीज होते हैं, जो अपकमिंग जो क्वार्टर है, वो भी एक मेजर फैक्टर होगा। और जो इंटरनेशनल जो इशू चल रहे हैं अभी, वीज़ा, H1 वीज़ा या हो गया, या फिर जो आउटसोर्सिंग के जो भी उस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उन सब का क्या आउटकम्स रहता है, तो ये सब फ्यूचर ही पे ही डिपेंड करता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको कोई सजेशन ऐसा नहीं दे रहा कि हाँ आप परचेज कर लो या फिर सेल कर दो। दैट्स नॉट, इट्स ऑल अबाउट, अगर मुझे किसी को भी अगर इतना सारा अगर इन्फॉर्मेशन और 100% कंफर्म हो, तो वीडियो बनाने की जगह मैं शेयर में ही ट्रेड कर रहा होता हूँ, वहाँ से पैसे बना रहा होता, चूंकि मैं यूट्यूब पे भी मैं पैसे बनाने का मेरा कोई इंटेंशन है नहीं। जस्ट मैंने, चूंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा आईटी शेयर रख रखा हूँ, तो मैं अपना स्टडी किया था, और उस स्टडी को जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू इन्फो एज ए वीडियो इन दिस वीडियो। सो ये मेरा रिसर्च था, और जस्ट मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। सो माइट बी इफ यू आर आल्सो इन्वेस्टेड, और इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, सो आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।